subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज मैं फिर से लेके आया हूँ उत्तराखंड जीके की और चौथी वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ उत्तराखंड से संबंधित ऐसे प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं और आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें आपके एक्सप्लेन जो है वो चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो पिछली देखी हैं तो ठीक है, नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में सन 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? इचारी बांध जो है यह देहरादून में स्थित है। देहरादून में इचारी बांध टॉन्स नदी पर है, ठीक है, जो 1972 में बन गया था। ठीक है, अगला है, रिंगाल का उपयोग किया जाता है। रिंगाल का उपयोग बनाता है मोस्टा, सुप्पा या कंडा या चंगेरी, इसको बनाने के लिए इसका नॉर्मली उपयोग किया जाता है। रिंगाल एक घास होती है, जैसे हमारे यहाँ पर बम्बू होता है यानी कि बांस होता है, वैसे एक रिंगाल उसी प्रकार की घास है। अगला है, कमलेश्वर मंदिर स्थित है। कमलेश्वर मंदिर जो है यह श्रीनगर में स्थित है। कमलेश्वर मंदिर के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि कमलेश्वर मंदिर पौड़ी में एक मेला लगता है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ठीक है, बहुत फेमस है। बैकुंठ चतुर्दशी मेले के दिन यहाँ पर निसंतान दंपति हाथ में दिया लेकर भगवान की पूजा करते हैं, उसलिए भी प्रसिद्ध है। और कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से लोक वाद्य यंत्र या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित हैं? तो ढोल है, मशक बीन भी है, हुड़का भी है और उपरोक्त इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, हुड़का हमारा बहुत पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसमें हम लोग जब गुड़ाई करते हैं पहाड़ों में या जब हम रुपाई करते हैं, अब धान की रुपाई शुरू होगी तो उस समय हुड़का बजाकर मनोरंजन किया जाता है काम करने वालों का। तो इसके अलावा मशक बीन जो है यह उत्तराखंड का वैसे पारंपरिक तो नहीं हुआ, बट अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था स्कॉटलैंड से, यानी कि ब्रिटिश लोग इसको बजाते थे, तो उनके द्वारा इसको यहाँ पर शामिल किया गया और तब से यह हमारे संस्कृति का एक रंग है, जब छोलिया लोग बजाते हैं मशक बीन। ठीक है, तो प्रश्न के हिसाब से तीनों उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बागनाथ प्रसिद्ध मंदिर निम्नलिखित में किस देवता का है? बागनाथ जो है शिव को समर्पित है। बागनाथ मंदिर का एक्चुअल निर्माण किसने किया, इस पर संशय है। कत्यूरीकालीन बनाया गया था। बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 में लक्ष्मीचंद ने किया था। बागनाथ मंदिर सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है, यानी कि बागेश्वर में ही है, इसलिए बागेश्वर को हम बागनाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बागेश्वर से कत्यूरी शिलालेख भी हमको प्राप्त हुआ था, जिसमें कत्यूरी वंश के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। अगला है, नागदेव ताल स्थित है। नागदेव ताल जो स्थित है यह कहाँ पर स्थित है? रानीखेत में। नागदेव ताल और भालू दोनों रानीखेत में स्थित है। रानीखेत की बात करें 1869 में रानीखेत की, आधुनिक रानीखेत की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कर दी गई थी। 1871 में यहाँ छावनी परिषद की स्थापना कर दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि कत्यूरी एक राजा थे, ठीक है, सुधारदेव, उनकी पत्नी को ये बहुत प्रसिद्ध यह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वहाँ पर इसको रानी का खेत बोला जाता था। रानी यहाँ पर रहती थी नॉर्मल गर्मियों में, तो उसको रानी का खेत कहते थे, इसलिए इसका नाम रानी खेत है, जो गगास नदी के तट पर स्थित है। 8वां प्रश्न हो जाएगा, यह सही युग्म का चयन करना है हमको। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल में है, राजाई नेशनल पार्क टिहरी में है, गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी में। ठीक है, तो इसमें आपको सही टिक बताना है कि कौन कौन सा है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ए और सी ही सिर्फ सही है। अब इसमें हम बात करें अगर कार्बेट नेशनल पार्क की, तो कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हो चुकी थी। ये एशिया के साथ भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है, 1936 में बनाया गया था। उस समय सर हेली थे, मेलकम हेली अभी जिसको हम जानते हैं, तो सर हेली जो थे यूपी के गवर्नर थे उस समय, उनके नाम पर इसको बनाया गया था। और तो उस समय इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित किया गया था 1936 में। उसके बाद कार्बेट नेशनल पार्क की बात करें, उसके बाद आज़ादी के बाद इसको पश्चिमी रामगंगा नदी के नाम पर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था, क्योंकि पश्चिमी रामगंगा नदी यहाँ से होकर बहती है। पश्चिमी रामगंगा नदी की वजह से इसका नाम जब रामगंगा पड़ा, तो उसके बाद 1957 में, सन 1957 में इसका नाम रख दिया गया था तत्कालीन जो उस समय हमारे यहाँ फेमस थे कार्बेट, ठीक है, जिम कार्बेट जो थे, तो उनका नाम पर रख दिया गया था। जिम कॉर्बेट जो थे प्रकृति प्रेमी थे, उनके नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया 1957 में। तब से इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। 520.882 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि वो आधा पौड़ी में है
और आधा आपका नैनीताल में है। मैक्सिमम इसका जो क्षेत्र है वो पौड़ी और नैनीताल में है, पौड़ी में ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में पाटली दून है। पाटली दून बहुत बार पूछा था किस नेशनल पार्क के बीच में है। पाटली दून जो है वो राष्ट्रीय उद्यान के बीच में है। 1973 में बाघों को बचाने के लिए पूरे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो उस समय भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है संरक्षित क्षेत्र जो है इसको घोषित किया गया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1973 में इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा 2013 में यहाँ पर स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। तो ये सब फैक्ट आपके कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। अगला है राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क जो है वो टिहरी में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए और सी है। तो राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? पहले बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना 1983 में हुई, जो 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और ये फैला हुआ है देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, यानी कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, इन 3 DHP यानी कि 3 क्षेत्रों में यह फैला हुआ है, 3 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर इसलिए ये नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। गोविंद नेशनल पार्क की स्थापना की बात करें, यह सन 1980 में स्थापित किया गया था, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, जो 472 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको कुमाऊं का केसरी के नाम से जानते हैं? कुमाऊं केसरी भद्रत पांडे के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं केसरी इनका नाम पड़ा सन 1921 में। 1921 में क्या हुआ था कि उत्तरायणी के मेले में इन्होंने कुली बेगा प्रथा का समापन किया था अल्मोड़ा से। तत्कालीन अल्मोड़ा था, अभी तो बागेश्वर में है। तो सरयू नदी के तट पर यह सब कुछ हुआ था। तो सरयू नदी के तट पर हुआ था, जो बागेश्वर में है। तो तब से भद्रत पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जानते हैं। 1937 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसको कुमाऊं का इतिहास के नाम से जानते हैं, जो बहुत ऑथेंटिक किताब मानी जाती है और सब बहुत इंपॉर्टेंट किताब भी है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड विधानसभा में कितने विधायक चुने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 70 विधायक जो होते हैं हमारे उत्तराखंड में चुने जाते हैं, और एक विधायक जो होता है उसको एंग्लो इंडियन के रूप में नाम मनोनीत किया जाता है, वो कोई चुनाव नहीं लड़ता, यानी कि चुनाव लड़ते हैं 70 विधायक, ठीक है। अगला है कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो मंदिरों की नगरी के नाम से जहाँ पर जाना जाता है वो हो जाएगा आपका द्वाराहाट, ठीक है। द्वाराहाट जो है उसको हिमालय की द्वारिका इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक मंदिर हैं, करीबन 30 से अधिक मंदिर बनाए गए थे कत्यूरियों के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर 365 जो हैं वो कुएँ, जिनको हम बावड़ी, आपको पढ़ा हुआ किताब में बावड़ी लिखा है, उनको हम कुआं बोलते हैं। तो 365 कुएँ आसपास यहाँ पर बनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर कत्यूरों की जो पाली पछाऊ शाखा थी, मैंने कल ही बताया था इसके बारे में, तो कत्यूरों की जो पाली पछाऊ शाखा थी उनका महत्वपूर्ण केंद्र था, उनकी राजधानी हुआ करती द्वाराहाट। द्वाराहाट एक इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि द्वाराहाट जो है वो तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा रुकने का एक स्थान था, यानी कि वहाँ से हम केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा में पैदल उस समय जाया करते थे। तो इसको मंदिरों की नगरी कहते हैं, हिमालय की द्वारिका कहते हैं, मीठी मूल्यों का क्षेत्र भी द्वाराहाट को माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ये कटारमल कोसी में इसकी स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है 13वां कि राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ है? राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क जो है वो देहरादून में स्थापित है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की निम्न में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वह भोटिया जनजाति की यहाँ पर देखने को मिलती है। भोटिया जनजाति जो है पांचों जनजातियों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सबसे ज़्यादा साक्षर है। आप देखते हो जैसे गरब्याल हैं या ऐसे कई नाम आपने देखे होंगे, ये ठीक है, अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टेड हैं, यानी कि पढ़ाई के मामले में सभी जनजातियों में सबसे टॉप पर अभी जो है वह भोटिया जनजाति ही है। अगला है प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य धर्मानंद जमलोकी। ये बहुत बार पूछा आता है, कुछ अनुवाद हुए हैं उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे भी ऐसे आते रहेंगे, मैं आपको बताते रहूँगा। अगला है डोलापाल के आंदोलन का संबंध था। डोलापाल के आंदोलन का संबंध शिल्पकारों से था। डोलापाल के आंदोलन की शुरुआत सन 1924 में जयानंद भारती द्वारा किया गया था। डोलापाल के शिल्पकार वर्ग जो होते थे, जो निम्न वर्ग के माने जाते थे, उनको डोली में बैठने पर मनाही थी, उनकी बारात को पैदल ही ले जाना पड़ता था। अगर कहीं डोली में बैठते थे तो उनकी बारातों के साथ मारपीट जो होते थे सवर्ण वर्ग के लोग करते थे, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। इसमें डोलापाल के आंदोलन 1924 से शुरू हुआ और जिसका प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि गांधी जी को गढ़वाल में
1940 में जो शुरू हुआ था उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह, उस पर रोक लगानी पड़ी। ठीक है, तो बहुत बड़ी ये घटना हुई थी। ठीक है, तो आज़ादी से संबंधित घटना, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उस समय गढ़वाल में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा डोलापाल के आंदोलन का। ठीक है, तो जयानंद भारती इसको शुरू करने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता जो है वह कितनी है। ठीक है, तो महिला साक्षरता जो यहाँ पर आप देखोगे तो वो है 70.70। ठीक है, कितनी है 70.70 यहाँ पर महिला साक्षरता है। ठीक है, तो साक्षरता के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। साक्षरता जो 2011 की जनगणना के आंकड़ों में है, उत्तराखंड की जो औसत साक्षरता है वो तो 78.82 है। ठीक है, 78.82% है। ठीक है, ये तो टोटल है, लेकिन इसमें अगर हम महिला साक्षरता की बात करें तो 70.0% है, 70 है। और अगर हम पुरुषों की करें तो 87.40% यहाँ पर इनकी साक्षरता है। ठीक है, तो पुरुषों की साक्षरता दर है 87.40, महिलाओं की है 70.0। ठीक है, और औसत साक्षरता की दृष्टि से भारत में 17वां स्थान है। कितने स्थान है? 17वां स्थान। मतलब अगर हम पूरे भारत में बात करें कि औसत साक्षरता की दर में हम कहाँ पर हैं, तो हम 17 स्थान पर हैं पूरे उत्तराखंड के राज्यों में। और अगर हम बात करें पुरुषों के, उसमें हम कितने हैं? पुरुषों के इसमें हम 13वें नंबर पे हैं और महिलाएं के इसमें हम 20वें नंबर पे हैं। ध्यान देना, 13वें स्थान पर हैं हम साक्षरता में पुरुषों के मामले में, 20वें स्थान पर हैं हम पूरे देश में महिलाओं की साक्षरता के मामले में। और संपूर्ण पूरे उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है 17वें नंबर पे है संपूर्ण भारत में साक्षरता के मामले में। ठीक है, इसको नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया, अभी हाल के पेपरों में भी ये क्वेश्चन आए थे। अगला है रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान कौन सा प्रसिद्ध है? रिवर राफ्टिंग के लिए कोडियाला बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, रिवर राफ्टिंग के लिए कोडियाला बहुत प्रसिद्ध स्थान है। रिवर राफ्टिंग गंगा नदी पर की जाती है। ऋषिकेश से लेकर आपको ऊपर को सारे रिवर राफ्टिंग के जगह मिलेंगी। रिवर राफ्टिंग एक उत्तराखंड में पर्यटन का बहुत बड़ा ठीक है, तो रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन है। अगला प्रश्न है अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड किस राज्य से प्राप्त हुआ? तो उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से मिला है? तो यह हो जाएगा कालसी। ठीक है, कालसी के बारे में बात करते हैं। कालसी जिसको हम कालकूट चित्रशिला या कालशिला या कालसी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुधनगर नाम से भी जानते हैं। 1860 में इस शिलालेख की खोज की गई थी 1860 में जॉन फॉरेस्टर द्वारा। ठीक है, 1860 में उसने खोज के दुनिया के सामने इसको रखा कि यहाँ पर अशोक का एक शिलालेख है। हालांकि प्राचीन समय में लोग वहाँ पर जानते थे, बट अब अंग्रेज लोगों ने कह दिया तो खोज उसी ने कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये कालसी का जो शिलालेख है ये 257 ईसा पूर्व में 257 ईसा पूर्व में यह अशोक द्वारा लिखवाया गया था। 257 BC में यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसको बाद में अंग्रेजों ने 1860 में खोज के दुनिया के सामने रखा था। इस शिलालेख में राजा का नाम कहीं भी नहीं मिलता है हमें। इसके 13वें आदेश में 5 ग्रीक जो है यवन शासकों का नाम भी यहाँ पर आता है। ठीक है, वेनसांग के अनुसार कहता है कि वो इसको सुधनगर कहता है। ठीक है, और कालसी को जौनसार बावर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कालसी में एकमात्र मतलब उत्तराखंड में एकमात्र कालसी में ही इसका शिलालेख हमको देखने को मिलता है अशोक का। अशोक मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था जिसने भारत में शिलालेखों की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला है कपकोट ब्लॉक उत्तराखंड विकासखंड, जो ब्लॉक है विकासखंड कहाँ है? कपकोट जो है वह बागेश्वर में स्थित है। ठीक है, बागेश्वर विकासखंड में कपकोट है। ठीक है, अगला है आपका निम्न में से एक जिला जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, तो वह सहारनपुर हो जाएगा। हरिद्वार उत्तराखंड का एक जिला है, उधमसिंह नगर है, पौड़ी गढ़वाल है। सहारनपुर जो है यूपी का एक जिला है जिसकी सीमाएं हरिद्वार देहरादून से लगती है। अगला है खंगला मेला कहाँ लगता है? खंगला मेला जो लगता है वह चमोली में लगता है। अगर खलंगा होता तब इसका आंसर देहरादून होता। ठीक है, अगला जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी का संबंध है। नरेंद्र सिंह नेगी का जो संबंध है इनका संबंध जो हो जाएगा किससे हो जाएगा? ये एक बहुत बड़े संगीतकार हैं, म्यूजिक से है, ठीक है, संगीतकार हैं और गाना भी गाते हैं। इनके आपने कई सुने होंगे गीत। तो नरेंद्र सिंह नेगी जो है इनके जन्मदिवस पर हम एक दिवस मनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेरणा दिवस। क्या बनाते हैं हम? प्रेरणा दिवस, जो आता है 12 अगस्त को। राज्य प्रेरणा दिवस नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला है देश में विंटर लाइन प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? विंटर लाइन जो होती है
पहले तो हम सोचते हैं, पहले तो आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर मसूरी है, देश में एक ही जगह पर होता है। अब बात करते हैं कि होती क्या है। जाड़ों में आप लोगों ने कई बार बरसात में, गर्मियों में आपने देखा होगा जब आसमान ज़्यादा स्वच्छ रहता है तो डूबता हुआ सूरज हमेशा लालिमा लेके लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। तो लाल कलर का हो जाता है, लेकिन हम लोग को नॉर्मली अपने घरों से, अगर हम मसूरी में नहीं रहते हैं, मसूरी के आसपास वाले क्षेत्र में रहते हैं या नीचे रहते हैं, तो हमको नॉर्मली सूरज लाल होते हुए, डूबते हुए दिखाई देगा। लेकिन क्या होता है मसूरी में, जब सूरज डूबता है जाड़ों के दिनों में, ये नॉर्मल घटनाएं जनवरी में दिखाई देती है, दिसंबर और जनवरी के महीने में दिखाई देती है। उस समय आसमान बहुत साफ रहता है। तो जब सूरज डूबता है, तो सूरज जब डूब रहा होता है यहाँ पे, तो उस पर क्या होता है कि आसमान में एक लाल रंग की एक लाइन खिंच जाती है डूबते हुए सूरज की, ठीक है। रेड लाइन यहाँ पर हमारी खिंच जाती है, जो बहुत देर तक रहती है। इसको विंटर लाइन बुलाता है। विंटर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिर्फ जाड़ों में दिखती है, जनवरी में दिखती है, देश में सिर्फ एक ही जगह दिखती है, विश्व में सिर्फ 2 जगह दिखती है। वर्ल्ड में दूसरी हम लोग को अगर देखना है तो स्विट्जरलैंड जाना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया में यह मसूरी में होती है, और ये सिर्फ दिसंबर और जनवरी जाड़ों के महीनों में ही देखने को मिलती है, ठीक है। चले अगला है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर जो है यह देहरादून में स्थित है, जो तमसा नदी के तट पर है। और यहाँ पर 24 घंटे क्या होता है, जल टपकता रहता है शिवलिंग में ऊपर से, इसलिए इसका नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विकास मेला कहाँ लगता है। विकास मेला लगता है टिहरी में। अब ये विकास मेला जो है नॉर्मल टिहरी का अपना लोकल मेला है। टिहरी के आसपास के उत्पाद जो होते हैं उनको दुनिया के सामने रखने के लिए इस मेले की शुरुआत की गई है। अगला है, गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ। गौरापंत शिवानी की बात कर रहे हैं। गौरापंत शिवानी का जन्म मैंने कल भी इनके बारे में बताया था, 1923 में हुआ था, राजकोट के गुजरात में, ठीक है। राजकोट के गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और यह अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। वैसे तो इनका परिवार अल्मोड़े का है, बट इनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था, ठीक है। इनकी एक बेटी है जो बहुत प्रसिद्ध है, आपने उनका नाम भी सुना होगा, मृणाल पांडे, ठीक है। वो शिवानी की पुत्री हैं, ठीक है। तो गौरापंत शिवानी जो है 1923 में इनका जन्म हुआ था, और इनके कुछ उपन्यास जो हैं वो है जैसे विषकन्या, कैजा, 14 फेरे, ये इनके बहुत प्रसिद्ध इतिहास मतलब कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, औली मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। औली जो मुख्य रूप से प्रसिद्ध है वह स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। स्कीइंग मतलब होता है जब हम बर्फ़ में, आपने देखा होगा कि लोग बर्फ़ में स्केट पहन के फिसलते हैं, तो स्कीइंग जो है उसके लिए बहुत फेमस है औली, ठीक है। औली चमोली में स्थित है। अगला है, उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है नरेंद्र नगर टिहरी में, ठीक है। नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा, उत्तराखंड में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो नरेंद्र नगर में होती है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। उत्तराखंड राज्य का पक्षी है मोनाल, ठीक है। मोनाल जो है उत्तराखंड राज्य का पक्षी है, जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है, ठीक है। तो इसको हम हिमालय का मयूर भी कहते हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है, ठीक है, जो लगभग 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला है, कालू तड़ागी, इसमें थोड़ा लड़ागी लिखा है, सेनापति इसका था। तो ये था सोमचंद का। देखो सोमचंद ने जब सबसे पहले उत्तराखंड पे आके अपनी सत्ता की शुरुआत करी थी, मैंने कल भी इनके बारे में बताया था आपको कि सोमचंद जब कुमाऊं में आए थे तो उस समय कुमाऊं में, काली कुमाऊं में ब्रह्मदेव नाम के एक कत्यूरी शासक का शासन हुआ करता था। और कत्यूरी शासक के शासन, उन्होंने अपनी बेटी की शादी इससे करी थी, कत्यूरी शासक जो थे ब्रह्मदेव ने, और उन्होंने फिर 15 बीघा ज़मीन में जाकर सोमचंद ने उस 15 बीघा ज़मीन से अपनी शुरुआत की थी। तो इनके 4 किलेदार थे, कारकी, बोरा, तड़ागी और चौधरी। ये 4 चाराल कहलाते थे, इन्हीं के साथ के थे, यानी कि 4 इनके फौजदार थे, ठीक है। उनमें से एक कालू तड़ागी भी था। अगला है, 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुंदीलाल। यहाँ पर ऑप्शन में के हिसाब से मुकुंदीलाल ने 1919 में अमृतसर कांग्रेस में भाग लिया था, ठीक है। बद्रत पांडे ने वहाँ पर भाषण दिया था 1919 का अमृतसर जो हुआ था। अमृतसर में क्योंकि उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, लेकिन ये बाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ ये बाद में हुआ था, नवंबर दिसंबर में, उस समय ये वहाँ पर गए थे भाग लेने के लिए, ठीक है। अगला है, सोम का भांडा नामक स्थान कहाँ स्थित है। सोम का भांडा नामक स्थान देवलगढ़ में है। यह सोम का भांडा जो था यह 2 मंजिला इमारत यहाँ पर हुआ करती थी सोम का भांडा में, और राजा यहाँ पर न्याय करता था, इसलिए यह जगह बहुत फेमस है, ठीक है। सोम का भांडा इसलिए बहुत बार आपने सुना होगा, पूछा जाता है। सोम का भांडा ये एक्चुअल में देवलगढ़ में है, ठीक है। और देवलगढ़ में यहाँ पर राजा क्या करता था, नॉर्मली
न्याय सुनने के लिए इस जगह का प्रयोग वह करता। 2 मंजिला इमारत थी जहाँ पर बैठ के वह लोगों के न्याय सुनता था, लोगों के लिए न्याय करता था। ठीक है, अगला है केदारजू किसे कहा जाता है? केदारजू कहा था थल केदार को, जो कहाँ स्थित है? जो पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो थल केदार है छोटा, हम जो थल केदार बोल देते हैं या केदारजू बोल देते हैं। ठीक है, छिपला केदार बोल देते हैं, ऐसा करके इसके नाम है। ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।